Assalamu alaikum students, my name is Waqar Hassan and today we're going to discuss about CSS ऐसे पेपर 2021। जी बड़ा ज़बरदस्त ऐसे का पेपर था और ज़बरदस्त इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ओपिनियन जनरेट करने की स्किल पैदा करो। जिस जिस के पास ओपिनियन जनरेट करने की स्किल थी उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त ऐसे था। आज हम डिस्कस करेंगे इन सारे टॉपिक्स को कि आप इनमें क्या क्या कर सकते थे और क्यों ये ऐसे का पेपर उनके लिए ज़्यादा अच्छा था जो क्रैमर्स नहीं है। क्रैमर्स के लिए तो ज़ाहिर बात है ये मुश्किल था, लेकिन जो अपना ओपिनियन जनरेट करके लिख सकते हैं उनके लिए ऐसे बहुत ज़बरदस्त था ये पेपर। तो डिस्कस करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं पहले बता दूं, ये जो मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूँ ये मेरा ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। ऐसे राइटिंग में अपना ओपिनियन मैटर करता है और कैसे आपने उसको डिफेंड किया ये मैटर करता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ़ यू वर एट अ रनिंग स्ट्रीम। जी वाटर कंजर्वेशन में बात करनी थी कि वाटर कंजर्वेशन कैसे हो सकती है। आपको पाकिस्तान के टेक्स्ट में आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल से लेके पाकिस्तान के टेक्स्ट में डिस्कस करके इंडिविजुअल लेवल तक इसको डिस्कस कर सकते थे। सस्टेनेबल वाटर के मॉडल्स को आप डिस्कस कर सकते थे, इन कंट्रीज़ को आप डिस्कस करते जो वाटर कंजर्वेशन पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान पे अप्लाई करते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी को डिस्कस करते, क्या करना चाहिए वो डिस्कस करते, इंडिविजुअल लेवल पे आप कैसे कर सकते हो वाटर कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर में कैसे कर सकते हो, इंडस्ट्री में कैसे कर सकते हो, वाटर का रीयूज कैसे कर सकते हो। ये इस पर इतने ज़्यादा पॉइंट्स बन सकते थे आपके ऐसे में, ये बड़ा ज़बरदस्त ऐसे तक करने के लिए। तो आप इन सब पे डिस्कशन कर सकते थे, है ये वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर और क्यों पाकिस्तान को ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेजेस का इशू हो सकता है फ्यूचर में, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आप सारी डिसीजन आपने इस ऐसे में करनी थी। आप इंटरनेशनल लेवल से लेकर पाकिस्तान लेवल पे आ सकते थे और इंडिविजुअली भी आप लोग अवेयरनेस की बात कर सकते थे। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए दुनिया के कौन से मॉडल अडॉप्ट कर रही है, पाकिस्तान में क्या करना चाहिए, कितना वाटर हमारा वेस्ट हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए था, कितना पानी समंदर में चला जाता है, कितना पानी इंडस्ट्री में ज़ाया हो जाता है, कितना हम हाउस होल्ड में ज़ाया कर देते हैं। ये सारी बातें आप डिस्कस करनी थी और क्या करना चाहिए उसको कंजर्व करने के लिए। तो वाटर कंजर्वेशन पे एक अच्छा ऐसे था जो कि आप एक अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते थे। इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं फिर, लेकिन वही होता है थोड़े से पॉइंट सेलेक्ट करो, उन पर डिस्कशन करो और प्रूव करो और वाइंड अप कर दो। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऐसे था। कोविड-19 ना वेकअप कॉल फॉर पाकिस्तानी रिसर्चर्स। जी कोविड वेकअप कॉल, ये जो पॉइंट था ना वेकअप कॉल, ये बड़ा ज़रूरी था। हुआ ये है कि आप वैक्सीन के लिए आप वेट कर रहे हैं, हमारे रिसर्चर्स की तरफ से कोई वैक्सीन आई नहीं है, तो बात ये है कि वेकअप कॉल है कि हमारी रिसर्च है किस तरफ। हमें रिसर्च पे इन्वेस्ट करना है, रिसर्च में लोगों को लाना है, रिसर्च की कैपेबिलिटीज इंप्रूव करनी है दुनिया के मुकाबला करने के लिए। आइंदा कोई पैंडेमिक आ जाए तो हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, अपने लिए वैक्सीन बना सकें, अपने लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन बना सकें। हमारी रिसर्च स्टैंड कहाँ पे करती है, हमारा एजुकेशन का ट्रेंड क्या रिसर्च की तरफ है या नहीं है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रिसर्च की तरफ है या नहीं है, हमारी रिसर्चर्स की अपनी कैपेसिटी क्या है, उनके पास फैसिलिटीज़ क्या हैं, उनकी आप ये कह लो कि उनकी कितनी एबिलिटी है कोई वैक्सीन प्रोड्यूस करने की, किसी भी डिज़ास्टर को आप कह लो प्रिडिक्ट करने की और उसको फिर उसको डील करने की। तो ये अच्छा ऐसे था कि आप वेकअप कॉल है हमारे रिसर्चर्स के लिए कि हमारी रिसर्च में हमारी स्टैंडिंग्स क्या हैं पाकिस्तान की, और हमारे रिसर्चर्स की स्टैंडिंग्स क्या है दुनिया में, दुनिया कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं। तो ये वेकअप कॉल थी और हमें करना क्या चाहिए फ्यूचर में, इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए रिसर्च को, एजुकेशन को रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, लोगों को रिसर्च में लाना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, रिसर्च करें, ताकि फ्यूचर में हम इन पैंडेमिक से अपनी नेशन को बचा सकें या किसी भी डिज़ास्टर को प्रिडिक्ट भी कर सकें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त ऐसे था। अगर आपने इस तरह इसको देखा है। जेंडर इक्वालिटी या पॉपुलर स्लोगन, जी अच्छे ऐसे इसलिए था क्योंकि ये पॉपुलर स्लोगन बनता जा रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी हर तरफ बात हो रही है, इवन आप जॉब्स में देखें तो जेंडर इक्वालिटी आ रही है, एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी आ रही है। अब हर कोई बात कर रहा है, पहले तो था ना कि ख़वातीन ज़्यादा बात करती थी कि जेंडर इक्वालिटी, अब हर कोई बात कर रहा है जेंडर इक्वालिटी की, ट्रेंड बढ़ता जा रहा है जेंडर इक्वालिटी की तरफ। तो एक पॉपुलर स्लोगन बन रहा है और आजकल की दुनिया में जेंडर इक्वालिटी के बगैर प्रॉस्पेरिटी भी जो सी है वो अचीवेबल नहीं है। इस पर भी आप बात कर सकते थे, कायदे आज़म कोटेशन कोट कर सकते थे कि कायदे आज़म ने कहा था कि जेंडर इक्वालिटी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो जब तक आपकी वुमेन मैन के साथ स्टैंड ना करें, आप अगर आपको कोटेशन कायदे आज़म की याद है, तो जेंडर इक्वालिटी पॉपुलर स्लोगन अब बनता जा रहा है और हर तरफ इसकी डिमांड है। तमाम सेगमेंट सोसाइटी की जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पर आप डिस्कस कर सकते थे। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन इज़ अ पेनिसिया टू अवॉइड थर्ड वॉर। जी बड़ा ज़बरदस्त ऐसे है। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन किस लिए ज़रूरी है, टॉलरेंस के लिए, हार्मनी के लिए, पीस के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए, कोई डिस्कॉर्ड है वो ख़त्म करने के लिए, आपके डिफरेंसेस ख़त्म करने के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए, नफ़रतें ख़त्म करने के लिए,
ये सारा जो है आपका इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन से ही हो सकता है। तो कल्चरल जो इश्यूज़ होते हैं वो कम्युनिकेशन से ही सॉल्व होते हैं। तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर सकती है, जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर किस लिए होगी? जब आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जब आपके टॉलरेंस नहीं होगी, जब आपके रेडिकलिज्म आएगा, जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर है। तो पीस अटेन करने के लिए इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन लाजमी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर अवॉइड करने के लिए इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन लाजमी है, ताकि कल्चर के डिफरेंसेस जो कि उनको एक पॉइंट पे ले आते हैं वॉर के, वो ख़त्म हो सके। तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन आपको पीस अचीव करा के दे सकती है दुनिया में, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन थर्ड वर्ल्ड वॉर अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट है, ये ज़रूरी है और आजकल की नीड है। इस ग्लोबलाइज विलेज में इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन ज़रूरत है हमारी। तो इस पे आप काफ़ी डिसीजन अच्छी कर सकते थे। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है अगर आप डिफाइन कर लें। जी ब्यूरोक्रेसी टॉलरेंस, जी ब्यूरोक्रेसी जब इनएक्टिव होती है तो फिर क्या होता है? मुल्क चल ही नहीं सकता। तो ब्यूरोक्रेसी की इनएक्टिवनेस पे बात करनी थी कि इनएक्टिव ब्यूरोक्रेसी क्या नुकसान पहुंचाती है। आपकी गवर्नेंस पूरी रहती है, आपके रिफॉर्म्स नहीं आ सकती, आपकी लोगों की वेलबींग नहीं अचीव हो सकती, मुल्क आगे नहीं चल सकता। और ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग और एफिशिएंसी पे बात करनी थी। अच्छी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ही मुल्क को बचा सकती है। एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, आपकी पब्लिक सर्विस डिलीवरी, उस सब से आपने इसको रिलेट करना था। लोगों की वेलबींग और मुल्क की तरक्की, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल प्रॉस्पेरिटी से रिलेट करना था। और अगर ब्यूरोक्रेसी इनएक्टिव हो तो इस सारे स्फेयर्स में मुल्क नीचे चलता जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा ऐसे था। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया। रिलेट, असल में रिलेट करना मुश्किल होता है बच्चों के लिए। ऐसे स्टार्ट करते हैं फिर रिलेट नहीं कर सकते। तो ब्यूरोक्रेसी की इनएक्टिवनेस और एफिशिएंसी को आपने रिलेट करना था मुल्क की तरक्की से। तो ये भी एक अच्छा ऐसे था। मीनिंग, अच्छा ये गोल ओरिएंटेड एजुकेशन के ऊपर ऐसे था, बड़ा ज़बरदस्त ऐसे है। क्यों? क्योंकि गोल ओरिएंटेड एजुकेशन क्या होती है? उसमें पॉवर्टी एलिवेशन होती है, उसमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल होती है, टॉलरेंस वो लाती है, वो आपका सर्वाइवल इंश्योर करती है, कंट्री की प्रॉस्पेरिटी लाती है, डेवलपमेंट, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में आपको लोगों को, तमाम सेगमेंट सोसाइटी को इक्वल प्रॉस्पेरिटी के मौके प्रोवाइड करती है। और जेंडर इक्वालिटी लाती है, आपका कल्चर प्रिजर्वेशन करती है। जिस कंटेस्ट में आपके एजुकेशन कितने बेनिफिट्स हैं, तो गोल ओरिएंटेड एजुकेशन के को ये टारगेट्स अचीव करने चाहिए। गोल ओरिएंटेड एजुकेशन वो होनी चाहिए जो आपकी प्रॉस्पेरिटी ला सके, आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, आपके सोसाइटी का सर्वाइवल इंश्योर करे, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लोगों की वेलबींग को इंश्योर करे। ये गोल ओरिएंटेड एजुकेशन पे आप पॉइंट ले सकते थे। इस पे तो बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। तो जितने पॉइंट्स बनाए उनको आप डिफाइन करना चाहिए बच्चे को, तो वो ठीक होता है। तो ये ऐसे भी अच्छा था। ह्यूमन इन्वेंशन मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड, जी बिल्कुल। आप देखो क्लाइमेट चेंज है, किसकी वजह से? ह्यूमन इन्वेंशन की वजह से। कोविड था, आप पता नहीं किस वजह से आया, लेकिन ह्यूमन इन्वेंशन हम इतनी आगे चले गए हैं दुनिया तरक्की में कि कोविड ने एक स्टैंड स्टिल पे ले आया ना दुनिया को। आपकी न्यूक्लियर वॉर्स होती हैं, वाइप आउट हो जाती है सिविलाइजेशन, वो भी ह्यूमन इन्वेंशन है। तो आप ह्यूमन इन्वेंशन को डिस्कस कर सकते हैं कि हम प्री इंडस्ट्रियल एरिया से चलते आ रहे हैं, इन्वेंशंस करते आ रहे हैं। अब दुनिया का क्या हाल है? हमारा वाटर के इश्यूज़ बन रहे हैं, सोसाइटीज़ बैकवर्ड जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर के इशू, क्लाइमेट चेंज की वजह से हेल्थ के इशूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से स्मोक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। ओजोन डिप्लीशन की वजह से आपको देखो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। और इन सब को आप रिलेट कर सकते हैं। फिर न्यूक्लियर वार अगर होती है तो दुनिया वैसे वाइप आउट हो जाएगी। तो ये सारा आपने रिलेट करना था कि हमने इन्वेंशन तो कर ली हैं, लेकिन उसका हमें एडवांटेज क्या है? वो सोसाइटीज़ बैकवर्ड ही मूव कर रही है ना। और अब किसी भी पल अगर खुदा ना खास्ता कोई एक नया डिज़ास्टर सामने आ जाए ह्यूमन इन्वेंशंस की वजह से, तो दुनिया तो ख़त्म होकर रह जाएगी। तो ये आपने रिलेट करना था कि इन्वेंशन हमने ज़रूर किए, अचीव किए, लेकिन वो सोसाइटीज़ को बैकवर्ड लेके जा रही हैं। हम तरक्की तो कर नहीं रहे, तरक्की हम मे भी टेम्प्रेरी तौर पे अचीव कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा? क्या क्लाइमेट चेंज हमें जीने देगा? क्या न्यूक्लियर वॉर्स हमें हमारा सर्वाइवल इंश्योर करती हैं? क्या जो सा है आपके पेंडेमिक्स फ्यूचर में जो आएंगी, वो क्या ह्यूमैनिटी उस पर कैसे उसको डील करेगी? तो ये इसमें आपने देखना था कि हमने ठीक है तरक्की कर ली है, लेकिन ये इन्वेंशन ही हमें पीछे लेके जा रही हैं। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सिविलाइजेशन अच्छा से था। प्रोज ही बहुत हैं, कॉन्स भी बहुत है, लेकिन एक इसमें था कि आपने प्रोज एंड कॉन्स को इक्वल लेवल पर डिस्कस करना था। आपने अगर प्रोज डिस्कस की हैं ग्लोबलाइजेशन की, तो कॉन्स भी उसी लेवल पर डिस्कस करने थे। तो ये भी एक अच्छा ऐसे था। लेकिन इसको वाइंड अप फिर आपने करना था अच्छे तरीके से कि प्रोज एंड कॉन्स पे आपका फाइनल ओपिनियन क्या है, और किसी एक फाइनलिटी पे आपको ऐसे को लेके जानना था। तो ये सारे ऐसे अच्छे थे। इन सब ऐसे की अच्छी बात ये थी कि सब पे लिखा जा सकता है, अपना ओपिनियन ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर आपने ओपिनियन ड्रॉ किया, इसको डिफेंड किया, ऐसे कंप्लीट किया, तो आप सेफ साइड पे हैं। फिर आप कैसे अच्छा चला गया।
प्रोवाइडेड आपकी ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। तो एक ये ओवरव्यू था ऐसे के ऊपर कि इसमें क्या क्या आप कर सकते थे। बच्चे मुझे क्या थे शेयर करें, मैंने शेयर कर दिया। अब हर ऐसे पे मैं आउटलाइन शेयर करूँगा अब एक एक करके, तो क्योंकि इसमें सारे ऐसे मैंने एक बोर्ड पे लिख दिए, फिर मैं एक ऐसे पे आउटलाइन शेयर करूँगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, ताकि आप सबको मज़ीद इसमें मैं पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकूँ। इसलिए सब्सक्राइब कर लें, देखते रहो, शेयर लाजमी करें ताकि दूसरों को फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।